Students, very good morning to all of you. बताइए बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं? सभी लोग बताओ। Yes, yes, everyone. 11th class, 11th science. Okay, very good. ऑडियो वीडियो इज क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए, तो आप लोग जानते हैं जैसे आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है, तो उससे रिलेटेड अपन आगे चलते हैं। देखिए, पिछली क्लास में हमने डायमेंशंस के बारे में बात की थी। तो हु कैन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशंस? कौन बता सकता है मुझे? यस, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। बताओ बेटा। सर, एक फॉर्मूला होता है जिससे पता चलता है कि एक डिराइव क्वांटिटी कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। सही बात है, वेरी गुड। These are the formulas which enables us to understand how a derived quantity depends on fundamental quantity. बेटा अपना माइक ऑफ करो। इट इज अ फॉर्मूला जिससे मुझे पता चलता है कि भाई एक डेराइव्ड क्वांटिटी कैसे फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। चलिए, ठीक है। दिस वाज द सिंपल वे। नाउ इसके अंदर अपन ने काफी सारे डायमेंशंस को पिछली क्लास में देखा था। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशन को देखा। फिर हमने डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज जैसे फोर्स का डायमेंशन निकाला। मास इंटू एक्सेलरेशन कैसे निकलता है? mlt-2 कैसे निकलता है? m is mass and acceleration is lt-2, so this is the dimension of force. ऐसे ही हमने डायमेंशन ऑफ प्रेशर निकाला था। so the dimension of pressure was force upon area. Force is mlt-2, area is l2, आंसर आ गया ml-1 t-2। ठीक है। इसी तरीके से we have calculated what is volume. Volume is L cube. Density is m upon v, that is capital M L-3। ठीक है। तो ये सारे के सारे डायमेंशंस क्या थे? These dimensions used to tell us कि भाई एक फंडामेंटल क्वांटिटी जो मेरे पास mlt, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये होती है। डेराइव्ड क्वांटिटीज किस तरीके से इन फंडामेंटल पे डिपेंड करती है, इसी को हम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस समझते हैं। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज अपन इसी को आगे लेके चलते हैं थोड़ा सा। आज अपन इसी को आगे लेके चलते हैं और ये देखते हैं व्हाट इज द नीड ऑफ डायमेंशन। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई हमें, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई हमें जिसकी वजह से हमें इन डायमेंशंस की स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है। उससे भी पहले हम दो तीन चीजों की बातें करेंगे। दो तीन स्पेशल पॉइंट्स है जो कि हमें याद होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं डायमेंशन देखूं वर्क डन का, वर्क डन का, so that is force into displacement. The dimension comes out to be mlt-2t-2। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन देखें तो ये होता है, फॉर्मूला इज हाफ mv स्क्वायर, बट वी नो दैट हाफ इज अ न्यूमेरिक कांस्टेंट। हाफ क्या है? एक न्यूमेरिक कांस्टेंट, एंड न्यूमेरिक कांस्टेंट्स आर डायमेंशनलेस, सो वी कैन से दैट m is mass and lt-1 is velocity. So doing the square of velocity we get ml2t-2। ठीक है। Similarly, let us move on to potential energy. So potential energy is mgh, that means mass into gravitational acceleration
इंटू लेंथ, ठीक है, हाइट क्या है, लेंथ ही तो है। यहां से जब कैलकुलेट किया जाता है तो आंसर बिकम्स ml/t - 2. See, all these three, work done, kinetic energy, potential energy, all these three dimensions are having same, all these three quantities are having same dimensions. सेम डायमेंशन होने का मतलब क्या है, इनका यूनिट भी क्या होता है, सेम होता है। यूनिट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो व्हेनेवर dimensions of two or more than two quantities are same, then the unit will also be same. तब उनका यूनिट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया जो कि हमें यहाँ पर याद रखना होता है। इसको मैं एक पॉइंट बना के यहाँ पर लिख सकता हूँ कि इफ द डायमेंशंस of two or more than two quantities are same, then their unit is also same. तब उनका यूनिट भी सेम रहता है। जैसे अगर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन सबकी डायमेंशन सेम आई, तो यूनिट की बात करें तो इन तीनों की यूनिट जूल होती है। अगर यूनिट की बात करें तो इन तीनों की यूनिट क्या होती है, जूल। आपने ये सब 9th और 10th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। एक और चीज, एक और पॉइंट यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा, जैसे कि ध्यान से देखो, कुछ दिखते हैं हमें न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स या न्यूमेरिक कांस्टेंट्स इन फॉर्मूलाज। न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स इन फॉर्मूला are dimensionless, are dimensionless। जैसे न्यूमेरिकल कांस्टेंट कौन से हो गए, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में जिस तरीके से मेरे पास होता है हाफ mv स्क्वायर में हाफ, दिस हाफ इज अ न्यूमेरिक कांस्टेंट। सिमिलरली v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसके अंदर ये जो 2 है, दिस 2 इज न्यूमेरिक कांस्टेंट, ठीक है। एंड व्हाटएवर न्यूमेरिक कांस्टेंट्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्मूला, दे आर डायमेंशनलेस। ऑलवेज रिमेंबर, इनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर इट कि डायमेंशनलेस होते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए जैसे साइन थीटा, जैसा कॉस थीटा, टैन थीटा। इसके लिए आपने याद करा 10th क्लास के अंदर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस बिकम्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं साइन थीटा का डायमेंशन निकालूं तो मुझे क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इज लेंथ ओनली, हाइपोटेन्यूज इज लेंथ ओनली। सो लेंथ अपॉन लेंथ, लेंथ अपॉन लेंथ क्या हो गया, लेंथ अपॉन लेंथ एक दूसरे को कैंसिल कर देगा एंड साइन थीटा बिकम्स डायमेंशनलेस। सिमिलरली कॉस थीटा की भी बात करें, बेस भी लेंथ है, हाइपोटेन्यूज भी लेंथ है, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा। सिमिलरली टैन थीटा, परपेंडिकुलर, लेंथ, बेस, लेंथ एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा। सो ऑल दीज थ्री क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस। या फिर मैं एक यहाँ से स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, वो स्टेटमेंट ये रहेगा दैट ऑल दी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, all the trigonometric functions are dimensionless। इस संसार में हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशनलेस होता है, ये आपको याद रखना है। all the trigonometric functions are dimensionless in this universe। बताओ बेटा क्लियर है कि नहीं यहाँ तक सबको, फटाफट सभी बताएं, is it clear to everyone or not? Yes everyone। हाँ जी बताइए सर। मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब मीनिंग जानना है सर। मतलब साइन थीटा कॉस थीटा तो सर समझ में आ गया, तो सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी हैं सर। मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या मीनिंग है एग्जैक्टली? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, मैं कोई बात सुन, इनको अपन कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा, दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज।
क्यों हम इनको रेशियोज कहते हैं? बिकॉज दीज आर द रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल की साइड्स के रेशियो निकाल के हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा की वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, ये तो हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एंड नाउ व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस? सो सी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो जाएंगे इस तरीके से, जैसे मैंने एक फंक्शन लिख दिया y इज इक्वल टू 2 tan क्यूब x माइनस 10x। नाउ व्हाट इज हैपनिंग? आज तक हमने क्या पढ़ा था? आज तक हम 10th क्लास तक पढ़ते थे y इज अ फंक्शन ऑफ x। दैट मीन्स आपके पास या तो इस तरीके का फंक्शन होता था 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ऐसे कुछ फंक्शंस होते थे, इसको आप जीरो के बराबर पुट करते थे तो क्वाड्रेटिक बनती थी, फिर क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन निकालते। अब अगर इस वेरिएबल क्वांटिटी की जगह अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लिया जाए, ध्यान से देखो, x इज अ वेरिएबल इन इट एंड y Yes, इज sir. आल्सो अ वेरिएबल। इफ एट द प्लेस ऑफ x, अगर मैं x की प्लेस में, वेरिएबल की प्लेस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डाल दूं, आपको दिख रहा है मैंने यहाँ पर, अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता था 2x क्यूब माइनस x। अब मैं इस x की जगह पे क्या पुट कर रहा हूँ? 10x पुट कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं 10x पुट करता हूँ, मेरी अबव इक्वेशन फॉर्म हो जाती है। दैट मीन्स आई एम फॉर्मिंग एन इक्वेशन इन विच द वेरिएबल इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, इक्वेशन sir. in which variable is trigonometric ratio, इसको अपन कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आगे आएंगे, अभी तो हम डायमेंशंस पढ़ रहे हैं, डायमेंशंस के बाद हम सोर्सेज ऑफ एरर पढ़ेंगे, और उसके बाद हम चलेंगे सीधा इस पे, क्या बोलते हैं, बेसिक मैथ्स पे। तो बेसिक मैथ्स के अंदर अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शन, तो ये सारी चीजों की बात करेंगे डिटेल के अंदर। क्लियर है Okay, sir. मोहक? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. ओके, चलिए, तो ये तो बात हो गई हमारी that trigonometric functions are always dimensionless। याद रखना है, क्यों? क्योंकि जब trigonometric ratios ही dimensionless हैं तो functions तो ratio के help से निकलते हैं। जब ratios dimensionless हो गए तो functions भी dimensionless हो गए। moving on, मैं एक point लिखना चाहता हूँ, उसके बारे में फिर अपन डिस्कशन करेंगे। वो point ये है that the ratios of same physical quantity, that the ratio of same physical quantity is always dimensionless, is always dimensionless। जैसे कि 9th क्लास में आपने पढ़ा है रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, 9th क्लास के अंदर ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर यू हैव स्टडीड फोर्स, थ्रस्ट, प्रेशर, फ्लोटेशन, बॉयंसी, इन सब के बारे में आपने पढ़ा है। वहां पर आपने पढ़ा होगा रिलेटिव डेंसिटी। Now what do you mean by relative density? Relative density means density of one object with respect to other object। मतलब किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकालिए, उसको डिवाइड करिए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से, उसको बोलेंगे रिलेटिव डेंसिटी। नाउ ऊपर भी डेंसिटी, सो द डायमेंशन इज ml minus 3, and in the denominator it is also density, so it comes ml minus 3। जब हम देखें न्यूमरेटर में भी सेम डायमेंशन, डिनोमिनेटर में भी सेम डायमेंशन, सो द रिलेटिव डेंसिटी क्वांटिटी, ये जो रिलेटिव डेंसिटी था मेरे पास, ये क्या हो गया? दिस रिलेटिव डेंसिटी बिकम्स डायमेंशनलेस। This relative density becomes dimensionless। Always remember, ratios of same physical quantities are dimensionless। अब अगर देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो भी रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी ही है। ठीक है, साइन थीटा को देखो, वहां पर आपने लेंथ को लेंथ से डिवाइड किया है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेंथ को लेंथ से डिवाइड किया, अल्टीमेटली कैंसिल हो गया, डायमेंशनलेस हो गया। ठीक है, ऐसी कॉस थीटा देखो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डायमेंशनलेस होने का रीजन क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डायमेंशनलेस होने का रीजन ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रेशियो हैं सेम फिजिकल क्वांटिटी के, इसीलिए वो डायमेंशनलेस हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, ये पॉइंट हमें याद रखना है। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं सर? तो इसके एग्जाम्पल होते हैं, हम आगे जाके सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, और सॉलिड मैकेनिक्स में हम देखेंगे स्ट्रेन। स्ट्रेन आता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो देखिए, न्यूमरेटर में भी लेंथ है, डिनोमिनेटर में भी लेंथ है, दिस बिकम्स डायमेंशनलेस। ठीक है, तो ऐसे काफी सारे क्वांटिटीज आपको आगे देखने को मिलेंगे, which are the ratios of same quantities only and those are dimensionless।
ऐसा आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, विच इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन बता सकता है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? यस बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एनीवन? Velocity of light in air and upon velocity of light in any medium. वेरी गुड। तो c by v, देखिए ऊपर भी है वेलोसिटी और नीचे भी है वेलोसिटी, एंड वी नो दैट डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज lt minus 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ओनली, सो lt minus 1। दैट मींस अगर आपसे कोई पूछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको म्यू से डिनोट करते थे, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या डायमेंशन होता है, तो आप बोलोगे सर इट इज डायमेंशनलेस। सर इट इज डायमेंशनलेस। क्यों डायमेंशनलेस है? बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो एक सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है ये, इसीलिए ये डायमेंशनलेस निकल के आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग दिस टॉपिक ही। लेकिन आगे चल के हम लोग जानते हैं एक लास्ट पॉइंट, फाइनल पॉइंट, फिर हम नीड ऑफ डायमेंशन एनालिसिस पे चलेंगे। वो फाइनल पॉइंट ये है दैट देयर आर सम फिजिकल कांस्टेंट्स आल्सो, देयर आर सम physical constants also present which are having some dimension. Some physical constants also which are having some dimension. और इसका एग्जाम्पल है हमारे पास कैपिटल G. Now what is capital G? Capital G is gravitational constant. Capital G is gravitational constant. And the formula for it is force of gravitation is equal to G m1 m2 upon में r square। कहाँ पढ़ा था? 9th क्लास में पढ़ा था। अगर इस फॉर्मूले से अपन G की वैल्यू निकालना चाहें या G का डायमेंशन निकालना चाहें, तो हम लिख सकते हैं G is equal to f r square by m1 into m2। ठीक है, F is what? F is force only, so we can say G is equal to mlt minus 2। What is r square? Length का square divided by m1 into m2, so mass into mass। So ultimately what it happens, यहाँ से एक मास से एक मास कैंसल, g की वैल्यू आ गई m minus 1 l cube t minus 2। so याद रखना है कि चारों पॉइंट को मैं दोबारा से आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा कि if the dimensions of two or more than two physical quantities are same, then their unit is also same। उनका यूनिट भी सेम था, पहला अपन ने ये देखा। दूसरा हमने ये देखा that numerical constants अगर मेरे पास हो, जैसे हाफ एम वी स्क्वायर, जैसे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसमें जो ये न्यूमेरिक कांस्टेंट्स हैं ये डायमेंशनलेस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर ऑलवेज डायमेंशनलेस। ठीक है, और इसके बाद हमने देखा रेशियोज वाली प्रॉपर्टीज, रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज डायमेंशनलेस। अब देखिए न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स तो डायमेंशनलेस थे, लेकिन इस संसार में कुछ ऐसे भी कांस्टेंट्स होते हैं जो कि डायमेंशनल होते हैं, जैसे कि फिजिकल कांस्टेंट्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, कैसे वैल्यू निकाली जाती है इसकी? F is equal to G m1 m2 upon r square। G is equal to F r square by m1 m2, ये अपन ने कन्वर्ट किया फॉर्मूले को, F फोर्स का डायमेंशन रखा, r square is लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 into m2, मास into मास। एक मास से एक मास कैंसिल हो जाता है, हमारे पास फाइनल आंसर निकल के आ जाता है m minus 1 l cube t minus 2, and this is the final formula। So हमारे पास किस तरीके से डायमेंशंस निकलते हैं, ये हमने डायमेंशंस का एक बेसिक ग्राउंड ले कर दिया है। ठीक है, फटाफट बताइए आप लोग कि यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। इफ देयर इज एनी डाउट तो मुझे बता सकते हो आप लोग। यस, टेल मी एवरीवन, रेज योर हैंड्स अगर क्लियर है तो। चलिए, बहुत बढ़िया। नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज द नीड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब हम देखेंगे व्हाट इज द नीड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के हमें करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या ऐसा पड़ गया हमें कि हमें डायमेंशनल एनालिसिस करने की जरूरत पड़ रही है? उसके मैं
3 नीड्स लिखूंगा और इन तीनों नीड्स को हम आगे एक एक करके 1 by 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहला, the first need of dimensional analysis is to check whether a given formula is correct or not. To check whether a given formula is correct or not. ठीक है, बुक्स में लिखा होता है to check the correctness of a given formula. ठीक है, एक फॉर्मूला सही है कि नहीं है, उसको कैसे पता लगाएंगे? उसको हम डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से पता लगाएंगे। उसके कुछ रूल्स होते हैं, हम आगे देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं व्हाट आर द नीड्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए मेंशन एनी 3 नीड्स और 2 नीड्स, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द 2 नीड्स, व्हाट आर द 3 नीड्स। ठीक है, डायमेंशन टॉपिक एक बार खत्म होने दो, फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी क्लास के अंदर सॉल्व करवाऊंगा। प्रीवियस ईयर एम्स में, नीट में आ रखे क्वेश्चंस को अपन क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। So first need is to check whether a given formula is correct or not. Second, इसका need आ जाता है to derive new formulas. To derive new formulas. भाई अगर मुझे कोई नया फॉर्मूला डेराइव करना है, कैसे करते हैं सर? अभी ये कोई क्वेश्चन नहीं है, अभी सिर्फ इतना समझो कि हम इसकी मदद से क्या क्या कर सकते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ से आया, ये सब आगे देखेंगे। अभी सिर्फ इतना देखिए दैट सबसे पहला हम इससे एक गिवन फॉर्मूले को चेक कर सकते हैं कि वो सही है कि नहीं। दूसरा, हम ये डेराइव कर सकते हैं कि एक नया फॉर्मूला अगर मुझे बनाना हो तो वी कैन यूज दिस डायमेंशनल एनालिसिस एंड वी कैन फॉर्म ए न्यू फॉर्मूला। हम एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं। चलिए, द थर्ड नीड इज टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर मुझे यूनिट्स को कन्वर्ट करना हो तो वी विल यूज द मेथड्स ऑफ डायमेंशन एंड वी विल कन्वर्ट दोज यूनिट्स। तो 3 मेथड्स यहाँ से आते हैं। एक क्वेश्चन इन 3 मेथड से आपके फाइनल एग्जाम में 100% होगा, 3 मार्क्स का। मैं आज ही बता रहा हूँ, ठीक है, बाद में भी बताऊंगा, हर जगह बताऊंगा कि भाई ये कितना इंपॉर्टेंट है। आप जेई की बात करो, आप नीट की बात करो, यू विल ऑलवेज फाइंड वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस। और ये डायमेंशन सबसे आसान पार्ट है, फ्री के नंबर है, ऐसा समझो। ठीक है, एक क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में तो मैं दूंगा ही, और एक क्वेश्चन आपका जो टारगेट है, आपका नीट एग्जामिनेशन, आपका जेई एग्जामिनेशन, उसमें आपको एक क्वेश्चन जरूर दिखेगा ऑन डायमेंशंस। चलिए, सबसे पहला मेथड शुरू करते हैं। ठीक है, नीड ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में सबसे पहला नीड शुरू करते हैं, which is to check the correctness of a given formula. उससे पहले आप लोग मुझे ये बता दीजिए if there is any doubt. ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है तो बता दीजिए फटाफट। यस, अपेक्षा, सुमित एंड मोहक। ओके, नो डाउट, nobody is having any doubts. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। सो लेट अस मूव ऑन टू द फर्स्ट एडवांटेज। फर्स्ट एडवांटेज की तरफ चलते हैं और समझते हैं। देखो, किसी भी फॉर्मूले को चेक करना हो, अगर किसी भी फॉर्मूले को चेक करना हो अगर, कि भाई वो फॉर्मूला सही है कि नहीं है, ठीक है, कि वो फॉर्मूला सही है कि नहीं, तो उसके लिए हमारे पास एक कुछ लॉज हैं, और वो लॉज हमें मिलते हैं यहाँ से। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, यहां से वो कुछ लॉज आते हैं हमारे पास। इसमें 2 स्टेटमेंट्स हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। तो बात करते हैं इन दोनों स्टेटमेंट्स की, फिर इसको फॉर्मूले में देखेंगे किस तरीके से अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट्स कि अगर एक फॉर्मूला सही है, then the dimensions on the LHS, then the dimensions on the left hand side LHS of the equation, left hand side of the equation must be equal to RHS.
भाई अगर कोई फॉर्मूला सही है तो उसकी डायमेंशन जो इक्वेशन के एलएचएस में है वही इक्वेशन के आरएचएस में भी होनी चाहिए। जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो राइट हैंड साइड में होना चाहिए, ये याद रखना है। दूसरा दूसरा इसने क्या बोला, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से स्टेटमेंट बनता है, इफ अ फॉर्मूला इज करेक्ट एंड if 2 and more than 2, see, if 2 or more than 2 quantities are added or subtracted, then they must have same dimension, then they must have same dimension। भाई अगर मैंने दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज को ऐड किया या दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट किया तो उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए। इसको एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं तभी और अच्छे से क्लियर होगा। देखो एग्जांपल है मेरे पास कुछ ये। फर्स्ट एग्जांपल इज, एक इक्वेशन लेते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसमें एलएचएस में देखो क्या क्या है। एलएचएस में दिख रहा है मुझे v स्क्वायर और u स्क्वायर, आरएचएस में दिख रहा है 2as। सो यहाँ पर देखो एलएचएस में दिखा v स्क्वायर u स्क्वायर और नीचे दिख रहा है 2as आरएचएस में। देखिए सबका डायमेंशन निकालते हैं। v इज वेलोसिटी सो lt माइनस 1, इसका करना है स्क्वायर। u इज वेलोसिटी ओनली lt माइनस 1, इसका करना है स्क्वायर। एंड जब अपन इसको स्क्वायर करके आंसर निकालते हैं तो दिस बिकम्स l स्क्वायर t माइनस 2 एंड यहाँ पर भी आ जाता है l स्क्वायर t माइनस 2। सो यू कैन सी दैट v स्क्वायर और u स्क्वायर का डायमेंशन सेम आ गया। अगर v स्क्वायर और u स्क्वायर का डायमेंशन सेम आ गया तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट हमें क्या कहता है कि दो और मोर देन टू क्वांटिटीज को अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रखा है तो उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो देखो हमने v स्क्वायर और u स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर रखा था, हमने v स्क्वायर और u स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर रखा था, देखो इनका डायमेंशन सेम है, तभी कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक करने के लिए आरएचएस चेक करो, ये तो एलएचएस था, अब आरएचएस चेक करेंगे। आरएचएस चेक करने के लिए 2 है, 2 तो न्यूमेरिकल कांस्टेंट है व्हिच इज डायमेंशनलेस। ठीक है, आगे क्या दिख रहा है, a इज एक्सेलरेशन lt minus 2 and s is distance l, so the answer becomes l square t minus 2। देखिए एलएचएस पे जो डायमेंशन है वही आरएचएस पे है और जो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर रखा था उनका डायमेंशन सेम है। इसका मतलब फर्स्ट भी फॉलो होता है और सेकंड भी फॉलो होता है। That means this equation is 100% correct. Let us do one more equation, फिर आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन लेते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये इक्वेशन आपने 9th क्लास में ये भी पढ़ा है। LHS पे देखो क्या दिख रहा है, s is distance which is l। ठीक है, RHS पे देखिए ut का डायमेंशन क्या होगा, u है वेलोसिटी lt minus 1 and t is time t, so answer is l। t की पावर माइनस 1 t की पावर 1 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, आंसर आ गया 1। सिमिलरली बचता है हाफ at स्क्वायर, हाफ इज न्यूमेरिक कांस्टेंट तो डायमेंशन लेस रहेगा। एक्सेलरेशन इज lt minus 2, t स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर अभी भी क्या आ रहा है l, बिकॉज t की पावर माइनस 2 ने t की पावर 2 को कैंसिल आउट कर दिया। So you can see that whatever dimension is present on the LHS, it is present on the RHS also। And अगर दो quantities को हमने ऐड कर रखा है तो उनका dimensions भी सेम है, तभी अगर ये दोनों स्टेटमेंट वैलिड हैं, अगर किसी पे एप्लीकेबल हैं, तभी वो पर्टिकुलर फॉर्मूला करेक्ट होगा, अदरवाइज वो गलत होगा। एंड दिस प्रिंसिपल इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एंड आई होप यहाँ पर सबको क्लियर हुआ होगा कि सर ये होमोजेनिटी कैसे निकालते हैं। अब क्लियर हो गया है, अगर हो गया है तो फटाफट सभी हैंड रेस कर दो। यस एवरीवन। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
ठीक है। सो दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से अगर डायमेंशन एलएचएस पे जो है वही आरएचएस पे होनी चाहिए। दूसरा, अगर मैंने दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रखा है तो उनका भी डायमेंशन सेम होना चाहिए। अब मान लीजिए कि इसको यूज कैसे करेंगे। अब मान लो मैंने आपको एक फॉर्मूला दे दिया, फॉर एग्जांपल द फॉर्मूला इज v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gm बाय आर स्क्वायर। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला दे दिया, मैंने आपको बोला चेक करो क्या ये सही है कि नहीं। आपने क्या किया, सर एलएचएस पे क्या दिख रहा है, एलएचएस पे दिख रहा है वेलोसिटी, सो वेलोसिटी इज lt माइनस 1। चलिए आरएचएस चेक कर लेते हैं। आरएचएस पे दिख रहा है अंडर रूट, अंदर दिख रहा है g, g इज m माइनस 1, g इज m माइनस 1, L2 L cube t minus 2 multiplied by mass only divided by L square only। सो ये मास से मास गया, L स्क्वायर से ये क्यूब गया, तो आंसर बन गया मेरे पास अंडर रूट ऑफ LT माइनस 2। जब इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे सो दिस बिकम्स t माइनस 1 अंडर रूट L। देखिए LHS और RHS बराबर नहीं है, दैट मीन्स फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो किस तरीके से हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी निकाल के चेक कर सकते हैं गिवन फॉर्मूले को, आपको समझ में आया। ठीक है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद सम फॉर्मूला और आपको चेक करना है तो एलएचएस और आरएचएस बराबर चेक कर लो। अगर बराबर आ रहे हैं तो सेकंड स्टेटमेंट चेक करो फिर कि दो क्वांटिटीज को अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रखा है तो क्या उनका डायमेंशन रहेगा, उनका डायमेंशन सेम रहना चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट चेक करो, सेकंड स्टेटमेंट भी वैलिड है, फॉलो करता है तो आपका इक्वेशन सही है, अदरवाइज इनकरेक्ट। नाउ इफ देयर इज एनी डाउट तो आप लोग डाउट बताइए, अदरवाइज हम आज की क्लास को खत्म करते हैं। बताओ बेटा। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ सर मान लो सर कोई इक्वेशन है जैसे सर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, अगर मैं बोलूं इज इक्वल टू 3as, तब भी तो सर वो हाँ। डायमेंशन अगर फॉर्मूला से हम चेक करें तब तो डायमेंशन तो सेम आएंगे क्योंकि 3 हो या 2 हो। आएंगे। तो हाँ, सर बिल्कुल इसमें सही सर बात तो फॉर्मूला तो करेक्ट माने नहीं जाएगा ना सर, लेकिन अगर हम चेक करें तो वो करेक्ट होगा। है, बिल्कुल सही बात है। इसी को हम पढ़ते हैं ड्रॉबैक्स या फिर लिमिटेशन नाम से पढ़ा जाता है इसे। ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस से हम डायमेंशनली ये तो चेक करके बता देते हैं कि फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं, लेकिन जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स है जैसे 2as में 2, हाफ एम वी स्क्वायर में हाफ, हम इन हाफ 2 इन सब की वैल्यूज को चेक नहीं कर पाते कि क्या ये सही है कि नहीं, और यही इसका मेजर ड्रॉबैक आता है। इसीलिए हम इसी थ्योरी को कभी आज तक याद करो 9th क्लास 10th क्लास कभी डायमेंशन एनालिसिस से कोई फॉर्मूला डेराइव किया है क्या आपने? नहीं किया। नो सर। ठीक है, कभी नहीं पढ़ा और आगे भी नहीं करोगे। ये तो बस एक तरीके से एक हमारे पास जुगाड़ है कि हम कोई फॉर्मूला हमारे पास होगा। फॉर एग्जांपल मान लो आप एग्जाम दे रहे हो और वहां पर आपसे पूछ लिया जाए कि 4 गिवन ऑप्शंस हैं आपके पास, इन चारों में से फोर्स किस कौन रिजेंबल करता है। ठीक है, कोई भी 4 ऑप्शंस आपको दे सकता है और 4 ऑप्शन में फॉर्मूले दिख रहे हैं। अब आपको नहीं पता कि यार ये कैसे करना है, सॉल्यूशन आता ही नहीं, बिल्कुल दिमाग क्लिक नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे, चारों ऑप्शन की डायमेंशन चेक कर लोगे, जिसकी डायमेंशन फोर्स के बराबर आएगी वो आपका ऑप्शन हो गया। कभी कभार यही तरीका एग्जाम में काम करता है। ठीक है, कभी कभार यही जुगाड़ हमें एग्जाम में लगाना पड़ता है, इसलिए हम ये चीज सीख रहे हैं। हालांकि यही जो तुमने बात करी है अभी, यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसी की वजह से हम इस थ्योरी को यहाँ तक ही पढ़ते हैं कि आगे परस्यू नहीं करते। ठीक है, इट इज अ लिमिटेशन। यस सर, यस सर। ओके, यस, एनीवन एल्स? Yes, anyone else? 11th class? No problem. चलिए, ओके, तो आज की क्लास में अपन ने ये सारी चीज देख ली बेटा। हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखा। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करेंगे, इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को आगे लेके चलेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, नोट्स आपको डायमेंशंस खत्म होते ही मिल जाएंगे, डायमेंशंस जैसे ही खत्म होंगे आपको नोट्स मिल जाएंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।